हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कॉमर्स ट्यूटोरियल पॉइंट के आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फाइनल अकाउंट, वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग आज के क्लास में यूँ समझिए कि अकाउंट्स को फाइनलाइज करने के लिए सीखेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे कि फाइनल अकाउंट क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि अकाउंट्स को फाइनलाइज करना ही कहलाता है फाइनल अकाउंट। अब फ्रेंड, फाइनल अकाउंट बेसिकली आपने जब गौर फरमाया होगा, आपने देखा होगा, तो आप एक बिजनेसमैन का मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट कमाना। लेकिन जब आपने जर्नल बनाया होगा तो आपको उससे प्रॉफिट के बारे में पता नहीं चला होगा। जब आपने लेज़र बनाया होगा, लेज़र बनाने से भी प्रॉफिट के बारे में पता नहीं चला होगा। जब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, ट्रायल बैलेंस बनाने से भी आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता नहीं चला होगा। तो जब बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट कमाना, जब बिजनेस का मेन मोटिव होता है पैसा कमाना, मतलब प्रॉफिट कमाना, जब बिजनेस का मेन टारगेट होता है प्रॉफिट अर्न करना, जब बिजनेस का मेन मकसद होता है प्रॉफिट गेन करना, तो आखिर ऐसा कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया जाए, ऐसा कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाए, ऐसा कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्रिएट किया जाए जिसके माध्यम से बिजनेसमैन को, कंपनियों को, फर्म को प्रॉफिट के बारे में पता चले, लॉस के बारे में पता चले। तो वो अकाउंट का नाम ही होता है फाइनल अकाउंट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप सभी जितने सारे स्टूडेंट हो, सब पढ़ते हो और आपको यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, संगठन, यूनिवर्सिटीज क्या करती है, वो आपको साल भर पढ़ाती है और साल भर पढ़ाने के बाद फिर वो आपको इवेल्युएट करना चाहती है, ये देखना चाहती है, ये परखना चाहती है, ये जांचना चाहती है, वो देखना चाहती है कि मैंने जो आपको साल भर पढ़ाया, आपने क्या सीखा, हमने जो साल भर आपके पीछे मेहनत की, आपने क्या अर्न किया, हमने जो साल भर आपके पीछे जो एफर्ट लगाया उसके बदले में आपने क्या गेन किया। तो जिस तरीके से एक छात्र से स्कूल, जिस तरीके से एक स्टूडेंट से उसका यूनिवर्सिटीज, जिस तरीके से एक तालिबे इल्म से उसका इंस्टीट्यूशन ये एस्पेक्ट करता है कि मैंने जो सिखाया इसको साल भर में, उसने क्या सीखा साल भर के अंदर में, इसके लिए वो क्या करता है, इसके लिए वो आपका एग्जाम्स लेता है। एग्जाम्स में जब आपका रिजल्ट आता है और रिजल्ट के माध्यम से फिर वो क्या करता है, वो इस चीज़ का इंफॉर्मेशन पता लगा लेता है कि किस स्टूडेंट ने कितना सीखा। तो क्या लगता है कि कोई बिजनेसमैन अगर साल भर व्यापार करेगा, कोई बिजनेसमैन साल भर अगर बिजनेस में अपना खून पसीना बहाएगा, कोई बिजनेसमैन अगर साल भर बिजनेस में अपना अपना दिन रात लगाएगा, तो क्या वो साल भर बिजनेस में मेहनत करने के बाद ये नहीं जानना चाहेगा, क्या वो इस चीज़ के लिए इच्छुक नहीं होगा कि मैंने जो साल भर अपने व्यापार को इतना सींचा, साल भर जो हमने व्यापार को चमकाया, साल भर जो व्यापार को हमने जो भी मेहनत करना था इसके बदले में मेरे को क्या इसका प्रतिफल मिला, साल भर व्यापार करने से मेरे को इसका क्या कंसिडरेशंस मिला, साल भर व्यापार करने से क्या मेरे को बेनिफिट हुआ, तो क्या वो बिजनेसमैन नहीं जानना चाहेगा? तो ऑफ कोर्स वो बिजनेसमैन ये जानना चाहेगा कि मेरे को साल भर व्यापार करने से, बिजनेस को चलाने से कितना अर्न हुआ। इसके अलावा वो ये भी देखना चाहेगा कि साल भर व्यापार करने के बाद मेरे पास बिजनेस में क्या क्या चीजें, कितनी कितनी मात्रा की बची हुई है। जैसे सपोज करो कि मैं पढ़ाता जाऊंगा आपको, आप सीखते जाओ भूलते जाओ, सीखते जाओ भूलते जाओ, तो फिर बचेगा क्या? नहीं बचेगा कुछ। तो एग्जाम के माध्यम से यही तो पता लगाया जाता है कि एग्जाम जब मैंने आपका लिया तो यूनिवर्सिटीज ने, कॉलेज ने जब आपका एग्जाम लिया तो एग्जाम लेके फिर इस चीज का पता लगाया कि आपने कितना गेन रखा अपने पास, कितना बचा हुआ आपके पास में इल्म, कितना बचा हुआ आपके पास में नॉलेज, कितना बचा हुआ आपके पास में सीखा हुआ चीज। वैसे बिजनेस भी साल भर व्यापार करने के बाद फिर ये देखना चाहती है, साल भर व्यापार करने के बाद ये जांचना चाहती है, परखना चाहती है, देखना चाहती है कि मेरे पास कितने रुपए की संपत्ति बची हुई है, कितने रुपए का कर्जा बचा हुआ है, कितने रुपए का फिक्स एसेट्स, कितने रुपए का करंट एसेट्स, कितने का लॉन्ग टर्म एसेट्स, कितने का शॉर्ट टर्म एसेट्स। इन सब चीजों के लिए बिजनेसमैन क्या करता है, एट द एंड ऑफ द ईयर बनाता है वो फाइनल अकाउंट। क्या बनाता है वो? तो वो बनाता है फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट के माध्यम से एक बिजनेसमैन को क्या पता चलेगा? पता चलेगा कि साल भर व्यापार करने के बाद बिजनेस ने क्या अर्न किया, क्या गेन किया, कितना बचा है उसके पास में, कितनी की संपत्ति बची है, कितने का कर्जा बचा है। इसके लिए एक बिजनेसमैन क्या करता है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर बनाता है वो फाइनल अकाउंट। तो इन सब सारे चीजों को समराइज करके अगर एक लाइन में मैं आपको जवाब दूं, तो फाइनल अकाउंट का मतलब होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को समराइज करना ही कहलाता है फाइनल अकाउंट।
क्या कहलाता है वो? फाइनल अकाउंट कहलाता है। तो आई थिंक कि फाइनल अकाउंट क्या होता है समझ में आया होगा सबको। फाइनल अकाउंट के माध्यम से बेसिकली आपको क्या पता चलेगा? आपको ये पता चलेगा कि बिजनेस को साल भर व्यापार करने के बाद मेरे को क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या संपत्ति बचा, क्या कर्जा बचा, क्या प्रॉपर्टी बचा, कितना कर्जा है, कितना शॉर्ट टर्म कर्जा है, कितना लॉन्ग टर्म कर्जा, इन सब चीजों के बारे में जहां से मेरे को इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा, जिस पैरामीटर से हम देखेंगे बिजनेस के इन सब चीजों को, जिस पैरामीटर से हम लोग क्या करेंगे, इन सब चीजों का पता लगाएंगे, उस पैरामीटर का नाम है फाइनल अकाउंट। उसका नाम क्या है? उसका नाम है फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट बेसिकली क्या होता है? तो फाइनल अकाउंट एक ऐसा पैरामीटर है जो कि बिजनेस के अंदर के सारे एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉफिट और लॉस को बारे में इंफॉर्मेशन देने का एक टूल्स है ये, उसके बारे में बताने का एक औजार है ये फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट इस पर्पज से बनाया जाता है। फाइनल अकाउंट बेसिकली दो प्रकार का होता है। मतलब फाइनल अकाउंट को आप एक तो सिंपल बेसिकली आप कह सकते हैं कि फाइनल अकाउंट को आप एक होता है फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, एक होता है फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। यानी कि एक ऐसे प्रकार का फाइनल अकाउंट जिसमें किसी प्रकार का कुछ एडजस्टमेंट नहीं होगा, और एक ऐसा प्रकार का फाइनल अकाउंट जिसमें बहुत से प्रकार का एडजस्टमेंट होता है। तो फाइनल अकाउंट दो तरह का होता है, एक होता है फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, एक होता है फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट। तो पहले हम लोग बेसिक समझेंगे फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, फिर पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, ठीक है ना। अब तो ये हुआ फाइनल अकाउंट के बारे में। अब ध्यान रखना है कि फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए फाइनल अकाउंट में बेसिकली 5 प्रकार का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होता है। कितने प्रकार का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होगा? तो 5 प्रकार का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होता है। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है पीएल अकाउंट, तीसरा होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, चौथा होता है आपका ट्रेडिंग, पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दूसरा होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट, तीसरा होता है आपका पीएल अकाउंट, चौथा होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और पांचवा होता है बैलेंस शीट। ये 5 प्रकार का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होता है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बस 3 ही चीजें पढ़नी है अभी, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये बस 3 चीजें पढ़नी है आपको। अब सवाल बनता है कि सर ट्रेडिंग अकाउंट कहते किसको हैं? तो ध्यान रखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी किसी भी बिजनेस के अंदर में एक बिजनेसमैन बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, और कौन सा वाला प्रॉफिट, जब एक बिजनेसमैन बिजनेस ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता चलेगा आपको? तो जब कभी भी कोई बिजनेसमैन ये जांचना चाहे, ये देखना चाहे कि बिजनेस को ऑपरेट करने से बिजनेस को कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या कितना ग्रॉस लॉस हुआ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए उस बिजनेसमैन को बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से क्या पता चलेगा आपको? तो इसके माध्यम से ये पता चलेगा कि बिजनेस को चलाने से कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, कितना ग्रॉस लॉस हुआ। इस चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन कहां से पता चलेगा? तो वो पता चलेगा आपको ट्रेडिंग अकाउंट से। अब सवाल है कि सर ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से हेड का नाम जाएगा, कौन कौन सा नाम जाएगा इसमें? तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहला चीज कि इसमें जाता है रिलेटेड टू परचेज से संबंधित जो भी खर्च होगा वो किस में लिखेंगे? तो वो लिखेंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज से संबंधित जो भी खर्च होगा कहां पे लिखेंगे उसको? ट्रेडिंग अकाउंट में। वैसे दूसरा नंबर पॉइंट रिलेटेड टू गुड्स से संबंधित अगर कोई भी खर्च होगा वो भी कहां पे लिखेंगे? वो भी लिखेंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में। वैसे रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित भी अगर कोई खर्च होगा वो भी कहां पे लिखेंगे? वो भी लिखेंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में। इसी तरीके से रिलेटेड टू परचेज हो गया, गुड्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। रिलेटेड टू फैक्ट्री से संबंधित भी अगर कोई खर्च होगा, कोई आमदनी होगा, तो इसको भी कहां पे लिखेंगे? तो हम लोग इसको लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। या इस चारों नाम को अगर मैं समराइज करके कहूं, तो डायरेक्ट नेचर का जितना सारा खर्च होगा वो सारा का सारा खर्च कहां जाएगा? तो वो सारा का सारा खर्च जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं क्यों? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जानने के पर्पज से। इसमें रिलेटेड टू परचेज से संबंधित आइटम जाएगा, रिलेटेड टू गुड्स से संबंधित आइटम जाएगा, रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित आइटम जाएगा, रिलेटेड टू फैक्ट्री से संबंधित आइटम जाएगा, या फिर अगर कहें चारों को समराइज करके तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट नेचर का बिजनेस के अंदर में जितना भी खर्च होता है वो किस में जाता है? तो वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग? जोड़ लगाएंगे। जोड़ लगाने के बाद फिर चेक करेंगे कि सीआर का बड़ा हो रहा है कि डीआर का बड़ा हो रहा है। अगर सीआर का बड़ा हो जाए
अगर क्या हो जाए, सी आर साइड का बड़ा हो जाए, डी आर साइड का छोटा हो जाए, तो डिफरेंस को कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और इसी का उल्टा अगर क्या हो जाए, डी आर साइड का बड़ा हो जाए, सी आर साइड का छोटा हो जाए, तो डिफरेंस को कहते हैं ग्रॉस लॉस कहते हैं उसको। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो उसको बोलेंगे ग्रॉस लॉस कहेंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि हम लोगों को फाइनल अकाउंट के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 प्रकार का बुक्स ऑफ अकाउंट्स फिलहाल पढ़ना था, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, तो ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसे प्रकार का अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली एक प्रकार का ये नॉमिनल अकाउंट होता है, ये भी ध्यान रखना है। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, तो ये नॉमिनल अकाउंट होता है, ये बात ध्यान रखना आपको। तो ये गुड्स से संबंधित जो भी आइटम होगा, जो भी खर्चा होगा, परचेज से संबंधित, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित, फैक्ट्री से संबंधित, या फिर डायरेक्ट नेचर का जितना सारा खर्च होता है, वो सारा का सारा खर्चा जाता है किसमें, तो वो जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। वो किस में जाएगा, तो वो जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इस तरीके से ये ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में मैंने आपको समझाया। अब इसके संबंध में थोड़ा सा बुक से भी देख लेते हैं क्या कहता है बुक में। बुक में क्या कह रहा है कि द प्राइमरी मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट, यहाँ पे फाइनल अकाउंट का मतलब आपको समझाया है कि द प्राइमरी एम ऑफ अकाउंटिंग इज असेसमेंट ऑफ द बिजनेस परफॉर्मेंस फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर सच एज ऑनर, एम्प्लॉइज, सप्लायर, कस्टमर, फिर फाइनेंसर। कहने का मतलब कि फाइनल अकाउंट के माध्यम से स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में जो जो हित रखने वाला इंसान होता है उसको कहते हैं स्टेक होल्डर। तो फाइनल अकाउंट बेसिकली इस वजह से भी बनाया जाता है, फाइनल अकाउंट इसलिए भी बनाएंगे हम लोग क्योंकि इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन चाहिए होता है बिजनेस का। जैसे ऑनर को चाहिए होता है बिजनेस का इंफॉर्मेशन कि क्या प्रॉफिट हुआ। एम्प्लॉई के बारे में भी हम पता कर सकते हैं कि एम्प्लॉई मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है बिजनेस में। तो फाइनल अकाउंट के माध्यम से पहले आपको प्रॉफिट पता चलेगा, तब ना एम्प्लॉई पे आप बोलेंगे कि क्या वजह है कि सेलिंग नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है कि क्वालिटी अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो फाइनल अकाउंट के माध्यम से हम क्या करेंगे, सेलिंग जब ज़्यादा नहीं होगा तो फिर हम लोग कर्मचारियों को बोलेंगे कि क्या दिक्कत है, ये बात कैसे पता चलेगा, तो ये बात आपको पता चलेगा फाइनल अकाउंट के माध्यम से। तो वही बात आपको यहाँ पे कह रहा है कि किसके 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 लिए बेनिफिट होता है, तो ऑनर के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, सप्लायर के लिए, कस्टमर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए होता है। इसमें किस किस प्रकार का बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनता है, आगे सारी चीज़ें आपको कह रहा है यहाँ पे कि फॉर दिस पर्पस वेरियस अकाउंटिंग रिपोर्ट और प्रिपेयर इन द फॉर्म ऑफ फाइनल अकाउंट एट द एंड ऑफ द एवरी फाइनेंशियल ईयर। साल के अंत में इसके माध्यम से बहुत सारा हम लोग को फाइनेंशियल रिपोर्ट पता चलता है। फाइनल अकाउंट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट वैलिडेट एंड एक्सप्लेन वर्किंग रिजल्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटस फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ऑन ए पर्टिकुलर डेट। फाइनल अकाउंट के माध्यम से एक स्पेसिफिक पीरियड का कि इस फाइनेंशियल ईयर से लेके इस फाइनेंशियल ईयर तक बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, इस फाइनेंशियल ईयर से लेके इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक में बिजनेस के पास में कितने की संपत्ति बची है, कितने का कर्जा बचा हुआ है, इन सब चीजों के बारे में आपको पता चलेगा। आगे कह रहा है कि इट इज ए सेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बेसिकली क्या होता है, तो फाइनल अकाउंट के माध्यम से हम लोगों को 5 प्रकार का बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ना था, लेकिन यहाँ पे आपको 3 प्रकार का बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ना है। ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा पीएल अकाउंट, और तीसरा पढ़ना आपको बैलेंस शीट पढ़ना है। तो ये बैलेंस शीट आपको इन चीज़ों को आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो इसके बारे में सारा कुछ आपको यहाँ पे कह रहा है कि इसके माध्यम से आपको ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस के बारे में पता चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी तरीके से अगर आप देखो फाइनल अकाउंट का क्या महत्व होता है, क्यों बनाते हैं फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट का क्या महत्व है एक बिजनेस के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए, एक स्टेक होल्डर के लिए, बिजनेस एम्प्लॉइज के लिए, बिजनेसमैन के लिए, कस्टमर के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए, फिर सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए क्या महत्व है इसका। तो इसका देखिएगा बहुत सारा महत्व आपके सामने में दिया हुआ है। जैसे सबसे पहला महत्व अगर देखेंगे तो फाइनल अकाउंट आर द बेसिस ऑन द विच मैनेजमेंट ऑफ बिजनेसमैन डिसाइडेड बिजनेस पॉलिसीज एंड टेक फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनल अकाउंट के माध्यम से आपको जब पता चलेगा कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है, या प्रॉफिट कितना हो रहा है, पिछले साल की तुलना में इस साल इतना कम क्यों हुआ आपके पास में, तो जब आपको रिपोर्ट पता चल पाएगा तब आप क्या करेंगे, तब उस पर आप काम करेंगे, आप उस पर वर्क करेंगे, आप पॉलिसीज बनाएंगे, आप डिसीजंस लेंगे, आप क्या करेंगे, तो उसके संबंध में अलग अलग फिनोमिना तैयार करेंगे अपना। तो जब आपको ये पता रहेगा कि मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ और एक्चुअल में कितना होना चाहिए था इतना पूंजी लगाकर, तभी तो आप क्या करेंगे, उस पर कुछ ना कुछ काम करेंगे, वर्क करेंगे। तो फाइनल अकाउंट बनाने से क्या होता है फायदा, इसका क्यों महत्व होता है, क्योंकि इसके माध्यम से आप पॉलिसीज वगैरह बना सकते हैं बिजनेस का, क्योंकि आपके पास में एक रिपोर्ट रहेगा, उस रिपोर्ट के आधार पर आप एक डिसीजंस ले सकते हैं, फाइनेंशियल डिसीजंस।
दूसरे नंबर पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो कह रहा है कि फाइनल अकाउंट गिव्स ए ट्रू पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ बिजनेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि फाइनल अकाउंट के माध्यम से आपको आपके बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस पता चलेगा। यानी कि फाइनल अकाउंट में ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट क्या करता है, तो बैलेंस शीट किसी भी बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस बताने का काम करता है। तो फाइनेंशियल स्टेटस अगर हम लोग को अगर किसी भी बिजनेस का अगर देखना हो, अगर जांचना हो, अगर परखना हो, तो हम क्या करेंगे, हम उस बिजनेस का क्या करेंगे, तो हम बनाएंगे फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट के माध्यम से बेसिकली आपको क्या पता चलेगा, आपको पता ये चलेगा कि आपके बिजनेस के अंदर में आपके बिजनेस का क्या फाइनेंशियल स्टेटस है। तो पॉइंट नंबर 2 में ये कह रहा है आपको। वैसे थर्ड नंबर में अगर आप देखें तो थर्ड नंबर में कह रहा है कि फाइनल अकाउंट आर यूजफुल फॉर एस्योरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड। कहने का मतलब क्या हुआ कि फाइनल अकाउंट के माध्यम से आपके पास में आपके बिजनेस का बहुत सारा रिकॉर्डेड वगैरह रहता है, रिकॉर्ड रहता है कि ट्रेडिंग कितना हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, ग्रॉस लॉस कितना हुआ, आपके पास में मेरे बिजनेस के अंदर में कर्जा कितना है, एसेट्स कितना है, लायबिलिटीज कितना है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। वैसे 4 नंबर में देखेंगे तो ट्रांसपेरेंसी इन बिजनेस डीलिंग आर पॉसिबल ड्यू टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखिएगा फाइनल अकाउंट के माध्यम से कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी होती है। ट्रांसपेरेंसी इसलिए होती है कि आप इजीली स्मूथली आप आसानी से देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है। क्योंकि अगर सपोज करो कि आपको किसी भी बिजनेस को अक्वायर करना हो, किसी भी बिजनेस को परचेज करना हो, किसी भी बिजनेस को अगर अगर आपको खरीदना हो, तो खरीदने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि उस बिजनेस का क्या फाइनेंशियल स्टेटस है। उस बिजनेस के पास ऐसा तो नहीं कि अगर मैंने उस बिजनेस को परचेज कर लिया तो परचेज करने के बाद उल्टा और मैंने जहमत पाल लिया अपने ऊपर, कहीं ऐसा तो नहीं कि बिजनेस लेने के बाद और नुकसान लगेगा हमको। तो हम क्या करते हैं, हम पहले बिजनेस को लेने के पहले, खरीदने के पहले, अक्वायर करने के पहले हम क्या करते हैं, तो उस बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं। जैसे आप कभी भी किसी बैंक वाले के पास में अगर जाओगे तो बैंक वाला आपको लोन प्रोवाइड करने के पहले आपके बिजनेस का क्या मांगता है, वो आपके बिजनेस का मांगता है क्या, तो ट्रेडिंग अकाउंट मांगेगा, पीएल अकाउंट मांगेगा या फिर बैलेंस शीट मांगेगा। ये 3 चीज मांगेगा वो आपसे। इसके माध्यम से ये क्यों मांगता है बैंक वाला, क्योंकि इसके माध्यम से बैंक वाला ये देखना चाहता है कि आप मेरे फर्म से, मेरे बैंक से आप लोन लेने के काबिल हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने आपको लोन दिया आपके बिजनेस के नाम से और वो लोन का पैसा आप डुबा दोगे। तो इसी वजह से बिजनेसमैन या बैंक या फिर किसी भी चीज़ों को अगर देखना हो, उसके बारे में फाइनेंशियल स्टेटस अगर देखना हो, ट्रांसपेरेंट मतलब फाइनल अकाउंट के माध्यम से कहीं ना कहीं कोई भी बिजनेस क्या होता है, तो नेकेड हो जाता है वो, क्योंकि वो आप ट्रांसपेरेंट हो जाता है, वो इजिली स्मूथली आप देख सकते हैं उसके बारे में। तो वही चीज आपको कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इन द बिजनेस डीलिंग आर ए पॉसिबल ड्यू टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वैसे 5 नंबर में देखेंगे तो फाइनल अकाउंट हेल्प टू गेट क्लियर ब्रेकअप फॉर अकाउंट्स पेबल गवर्नमेंट एज वेरियस टैक्सेस, इनकम टैक्स, जीएसटी ईटीसी। कहने का मतलब ये होगा कि फाइनल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो बनाने के बाद ही ना फिर आपको ये पता चलेगा कि आपके बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। अब सरकार को कितना टैक्सेस चुकाना, हम तो यूं ही तो नहीं कि खाली सरकार को यूं ही बोलेंगे कि मेरे को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख पे आपको 30% टैक्स हम देंगे। नहीं, सरकार को क्या करना पड़ेगा, सरकार को आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स लगाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो ये प्रूव सरकार को टैक्सेस चुकाने के पर्पज से भी कहीं ना कहीं फाइनल अकाउंट आपके लिए यूजफुल होता है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से, अमाउंट को पेबल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, गवर्नमेंट को टैक्सेस चुकाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरे को क्या करना पड़ता है, तो फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है। इसी तरीके से 6 नंबर पॉइंट में देखें तो इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द मेंटेन रिकॉर्ड फाइनेंशियल स्टेट ऑफ एनी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट। तो वही बहुत मैंडेटरी होता है बनाना, क्योंकि इसके माध्यम से वो टैक्सेस वगैरह, फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह आप जानते हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे ये चीज देखा फाइनल अकाउंट का महत्व। अब आगे हम लोग देखते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ध्यान रखना है कि फाइनल अकाउंट बनाने के समय सबसे पहले क्या होता है, किसी बिजनेस के अंदर में ट्रांजेक्शन्स होता है। उस ट्रांजेक्शन्स के आधार पे क्या करेंगे, हम बनाएंगे जर्नल। जर्नल के आधार पे क्या करेंगे, हम बनाएंगे लेजर। लेजर के आधार पे क्या बनाएंगे, तो हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के आधार पे क्या बनता है, तो आपके बिजनेस का बनता है फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट जो बनाने का जो बेस जो होता है, उसका जो आधार जो होता है, उसका जो सितून जो होता है, उसका जो मुख्य जो इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के आधार पे क्या बनता है, तो बनता है फाइनल अकाउंट। किसके आधार पे, ट्रायल बैलेंस के आधार पे क्या बनता है, तो उसके आधार पे बनता है फाइनल अकाउंट। तो यही चीज आपको यहाँ पे कहता भी होगा बुक में। अब देखो क्या कह रहा है कि किसी भी बिजनेस के अंदर में सबसे पहले क्या होगा, ट्रांजेक्शन्स होगा। उस ट्रांजेक्शन्स के आधार पे क्या करेंगे, आप जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। जर्नल एंट्री के आधार पे आप क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे।
लेजर को फिर क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे, बैलेंसिंग वगैरह करेंगे, उसका बैलेंस वगैरह निकालेंगे, और बैलेंस के आधार पे फिर क्या करेंगे, आप बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के आधार पे क्या करेंगे, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आप बनाएंगे फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में 3 प्रकार का बुक्स ऑफ अकाउंट्स फिलहाल आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है ना। होता कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन आप लोग को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखिए, ये 5 प्रकार का बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है ना। पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट। आपके क्लास 11 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं पढ़ना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट पढ़ना है आपको। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया है अभी कि ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली क्या होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट विच गिव्स द ओवरऑल प्रीव्यू ऑफ ऑल ट्रेडिंग एक्टिविटीज। बिजनेस के अंदर का जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज वगैरह होता है उसके बारे में आपको पता चलेगा, किसके माध्यम से, तो ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस अगर जांचना हो, देखना हो कि ट्रेड करके सिर्फ गुड्स को खरीदने और बेचने के कारण कितना मेरे को प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। सपोज करो कि कोई सामान आपने 1 लाख रुपए का परचेज किया, लेकिन बेचा उसको 1.5 लाख रुपए में। परचेज करने में लागत लगा आपको कितना, तो लागत लगा आपको 1 लाख रुपए, लेकिन उस सामान को आपने बेचा अगर 1.5 लाख रुपए में, तो 50,000 का जो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को कहेंगे क्या, उस प्रॉफिट को कहेंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसके माध्यम से आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा या फिर ग्रॉस लॉस पता चलेगा। इसी तरीके से इसका फॉर्मेट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट होता है। आज के क्लास में हम लोग बस फॉर्मेट देखेंगे इसका। तो सबसे पहले तो हेडिंग में लिखना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, जिस कंपनी का रहेगा उसका नाम लिखेंगे, और जब बनाएंगे तब का डेट लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडिंग जब बनाएंगे तब का डेट होगा। 4 कॉलम होता है इसमें। पहला होता है पार्टिकुलर अमाउंट, बुक में एक एक्स्ट्रा कॉलम दिया हुआ, ये डिटेल का कॉलम होता है। अगर आप चाहें तो ये एक और कॉलम बना सकते हैं, नहीं तो बस 4 ही कॉलम बनाना है। पार्टिकुलर अमाउंट। इसमें सबसे पहले जो ऊपर में होता है, सबसे पहले ऊपर में क्या होता है, सबसे पहले ऊपर में होता है आपका ओपनिंग स्टॉक। और जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि इसमें क्या क्या जाएगा, तो रिलेटेड टू परचेज से संबंधित, गुड्स से संबंधित, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित और आपके फैक्ट्री से संबंधित, ये 4 हेड का नाम किसमें जाता है, तो वो जाता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। ध्यान रखना इस चीज को। तो किसके किससे किससे संबंधित, तो आपके मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित, अभी हमने कहा आपको। इसके अलावा फैक्ट्री से संबंधित, इसके अलावा किससे संबंधित, तो गुड्स से संबंधित, और मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फैक्ट्री हो गया, गुड्स हो गया, और परचेज से संबंधित। ये 4 हेड का जो नाम रहेगा वो किसमें जाएगा, तो वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। या फिर इस चारों को समराइज करके आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट नेचर का जो भी खर्च रहेगा वो किसमें जाएगा, तो वो जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आप देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, वो जाता है ट्रेडिंग के सबसे ऊपर में, वो भी डीआर साइड में। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, तो बिजनेस के अंदर में जितना स्टॉक बचा हुआ रहता है, पिछले साल का कोई स्टॉक अगर बचा हुआ रहेगा तो वो आने वाले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो ये आपका होता है, सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, उसके जस्ट बाद में लिखेंगे परचेज क्या होता है, परचेज का मतलब होता है कि आपने बिजनेस के अंदर में जो भी गुड्स परचेज किया। आप ध्यान रखना है यहाँ पे किस प्रकार के परचेज को लिखेंगे, तो गुड्स को परचेज करने को। कहने का मतलब कि कोई ऐसा सामान जो आपने परचेज किया रीसेल करने के पर्पज से, ट्रेड करने के पर्पज से, उसको क्या, उससे व्यापार करने के पर्पज से, यानी कि कोई ऐसा सामान जो कि यूज करने के पर्पज से परचेज करेंगे वो यहाँ नहीं दिखाएंगे। मतलब जिससे आप ट्रेड करते हो, जिससे आप डील करते हो, जिससे आप व्यापार करते हो, जिससे आप खरीद बिक्री करते हो, ऐसे प्रकार का परचेज कहाँ पे जाएगा, तो वो जाएगा ट्रेडिंग के डीआर में जाएगा। लेकिन कोई एसेट्स वगैरह परचेज करेंगे तो वो यहाँ नहीं दिखाएंगे, ध्यान रखना है। यानी कि जिस चीज से आप व्यापार करते होगे वो सामान अगर आपने परचेज किया तो वो सामान जाएगा ट्रेडिंग के डीआर साइड में, और इसको कहते हैं हम लोग टू परचेज। इधर सब में टू कॉमन होता है, ध्यान रखना, और इधर सब में बाय कॉमन होता है। उसके बाद सामान परचेज करने के बाद कभी कभी क्या होता है, कुछ सामान ऐसा भी होता है कि कुछ सामान खराब निकल गया अगर, तो हम क्या करते हैं, अपने सप्लायर को, अपने क्रेडिटर्स को, अपने वेंडर को वापस करते हैं। तो जब हम वापस करेंगे तो अपने परचेज में से उसको लेस करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 1 लाख रुपए का कोई सामान परचेज किया, उसमें से 5,000 का सामान खराब निकल गया, तो हम क्या करेंगे, हम अपने सप्लायर को वो सामान वापस करेंगे, और सामान को वापस करना कहलाता है परचेज रिटर्न, या रिटर्न्स ऑडवार्ड भी कहते हैं उसको। तो आप देखो यहाँ पे जो भी सामान आपने परचेज किया होगा उसको लेस करना है, इसका नाम होता है परचेज रिटर्न, या फिर रिटर्न्स ऑडवार्ड भी कहते हैं इसको। तो ये आपका लेस करना है आपको। उसके बाद देखिएगा, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, डायरेक्ट नेचर का जो भी एक्सपेंसेस होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि डायरेक्ट नेचर का जितना भी सारा एक्सपेंसेस होगा वो ट्रेडिंग के डीआर में जाएगा। वैसे अगला नाम आपको दिया हुआ फ्राइट का मतलब होता है भाड़ा। वैसे कैरेज इनवार्ड का मतलब क्या होता है कि गुड्स को खरीदने के क्रम में भाड़ा चुकाया। और मैंने आपको पहले ही बताया कि गुड्स को खरीदने के क्रम में
मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा, गुड्स का खर्चा, परचेज का खर्चा, ये सारा का सारा खर्चा जाता है ट्रेडिंग के डीआर में। तो कैरेज इनवार्ड का मतलब होता है कि गुड्स को खरीदने के क्रम में अगर आपने कोई भाड़ा अगर चुकाया है, वो भी किस में जाएगा, तो वो भी जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। इसी वजह से फ्राइट या कैरेज इनवार्ड को हमने कहाँ पे लिखा, तो ट्रेडिंग के डीआर में लिखा है। वैसे ही कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी क्या होता है, तो कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है कि गुड्स वगैरह को खरीदने के बाद फिर क्या करना पड़ता है, तो कभी कभी कुछ टैक्सेस वगैरह चुकाना पड़ता है हम लोग को कहाँ पे, तो कुछ बंदरगाहों पे, कुछ पोर्ट वगैरह पे हम लोग को टैक्सेस वगैरह चुकाना पड़ता है गुड्स को छुड़ाने के क्रम में। तो ऐसे प्रकार के टैक्सेस को बेसिकली ये क्यों चुकाना पड़ा, परचेस करने की वजह से चुकाना पड़ा आपको, और परचेस से संबंधित अगर कोई खर्च अगर रहेगा तो वो जाएगा ट्रेडिंग के डीआर में। तो इसी वजह से कस्टम ड्यूटी को ट्रेडिंग के डीआर में लिखना। वैसे अगला नाम है वेजेज। वेजेज का मतलब होता है मजदूरी, और मजदूर कहाँ पे होगा, मजदूर आपके फैक्ट्री में होगा। मजदूर कहाँ पे होगा, तो मजदूर आपके फैक्ट्री में होगा। और हमने कहा है अभी आपको यहाँ पे कि फैक्ट्री से संबंधित अगर कोई खर्च अगर रहेगा तो वो कहाँ पे लिखना है आपको, वो लिखना है ट्रेडिंग के डीआर में। तो ये वेजेज भी कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग के डीआर में जाएगा। वैसे आप अगला नाम देखो तो कोल, गैस, फ्यूल, वाटर, ये सब कहाँ पे होता है, तो कोल, गैस, फ्यूल, वाटर, ये सब होता है फैक्ट्री में। और फैक्ट्री से संबंधित अगर जो भी खर्च अगर होगा तो वो कहाँ पे जाएगा, तो वो जाएगा ट्रेडिंग के डीआर में। इसी वजह से इसको भी ट्रेडिंग के डीआर में लिखना है। वैसे रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या होता है, रॉयल्टी होता है कि कोई सामान बनाने का किसी से कुछ अधिकार लेना, उसके बदले में कुछ पैसा पे करना। जैसे सपोज करो कि मेरे को ना ईट बनाने की मेरी फैक्ट्री है, मेरा भट्टा ईट बनाने का। तो मैंने क्या किया, किसी से जमीन वगैरह अगर लेकर रखा भाड़े में और उसकी मिट्टी को यूज कर रहे हैं, तो बदले में उसको रॉयल्टी अगर चुका रहे हैं हम, तो ये भी कहीं ना कहीं गुड्स को बनाने के क्रम में चुकाना पड़ा आपको। तो इसी वजह से रॉयल्टी भी कहाँ पे जाएगा, तो जाएगा ट्रेडिंग के डीआर में। और अगला नाम दिखा हुआ है फैक्ट्री एक्सपेंसेस। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि फैक्ट्री से संबंधित अगर कोई खर्चा होगा तो वो ट्रेडिंग के डीआर में जाएगा। कहने का मतलब इस पूरे के पूरे फॉर्मेट का ये समराइज फॉर्म हमने निचोड़ यहाँ पे लिख कर रखा आपके सामने में। इसी तरीके से इसके सीआर में अगर आप देखें तो सीआर में क्या जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे सेल्स, यानी कि बिजनेस के अंदर में। अच्छा, कैसा वाला सेल्स, जिससे आप डील करते हैं, जिससे आप व्यापार करते हैं, जिससे आप खरीद बिक्री करते हैं, जो कि आपका व्यापार जिससे आप डील करते हैं, मतलब जो जैसे सपोज करो कि हम कपड़े के व्यापारी हैं, तो कपड़ा खरीदना या बेचना, इससे बेसिकली इससे हम डील कर रहे हैं। तो वैसे ही सेल यहाँ पे कौन सा वाला, अगर बिजनेस का कोई संपत्ति बेच दिया, अगर आपने कोई फर्नीचर बेच दिया अगर आपने, उसको नहीं लिखेंगे यहाँ पे। जिस चीज से आप व्यापार कर रहे हो वो अगर बेचोगे तो वो कहाँ पे लिखना, वो लिखना आपको ट्रेडिंग के सीआर में, तो सेल लिखेंगे यहाँ पे। अब किसी कस्टमर को सामान मैंने बेचा, सामान बेचने के बाद सपोज करो कि कस्टमर का कोई सामान खराब निकल गया। मैंने किसी कस्टमर को अपने 10 पीस फोन बेचा, और उसमें से क्या हुआ, एक फोन में कुछ गड़बड़ी अगर आ गई, तो वो कस्टमर क्या करेगा, वो फोन हम मेरे को वापस करेगा। तो सामान जब वापस करेगा उसको कहते हैं सेल्स रिटर्न, या उसी का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवार्ड। सेल्स रिटर्न का ही दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न इनवार्ड। तो सपोज करो कि सेल है 1 लाख रुपया, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। वो अगर सामान वापस किया 10,000 का, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे, और घटा के 1,90,000 रुपया आपको यहाँ पे लिखना है। उसके अलावा अगर आपने किसी को फ्री में गुड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अगर, वो भी कहाँ पे लिखेंगे, वो भी लिखेंगे ट्रेडिंग के सीआर में। अगर कोई सामान कोई प्रोप्राइटर अपने घर के पर्पज से, अपने हाउस होल्ड पर्पज से, अपने डोमेस्टिक पर्पज से अगर लेकर जाएगा, तो क्या करेंगे, उसको भी लिखेंगे ट्रेडिंग के सीआर में। उसके बाद अगर ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डीआर में होएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के सीआर में लिखेंगे हम इसको। कहाँ पे लिखेंगे, तो ट्रेडिंग के सीआर में लिखेंगे। इसी तरीके से फिर मैंने आपको बताया था कि अगर क्या हो जाए, अगर आपका सीआर साइड का बड़ा हो जाए, डीआर साइड का छोटा हो जाए, तो डिफरेंस को कहते हैं हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर डीआर का बड़ा हो जाए, सीआर का छोटा हो जाए, तो डिफरेंस को कहेंगे ग्रॉस लॉस कहेंगे। तो इस तरीके से इसका ये फॉर्मेट होता है। आज की क्लास में बस हम लोग फॉर्मेट रखते हैं। कल की क्लास में हम लोग इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, किस तरीके से ये बनता है। आई थिंक कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। और पूरा का पूरा इस चैप्टर का जो निचोड़ है यहाँ पे, बस यही 4 नाम आपको ध्यान रखना है। मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित, फैक्ट्री से संबंधित, गुड्स से संबंधित, परचेस से संबंधित, या फिर डायरेक्ट नेचर का जितना सारा खर्च होगा, वो सारा का सारा खर्च कहाँ पे जाएगा, तो वो जाएगा ट्रेडिंग में जाएगा। तो आई थिंक कि आपको फाइनल अकाउंट इजी वे में समझ में आया होगा। और फाइनल अकाउंट में भी हमने अभी आज के क्लास में क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने पढ़ा सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट। तो अगर आपको लेक्चर अगर पसंद आया हो, तो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।